Hi friends, welcome to Ignited Minds. Today we are going to start a new lesson from your Footprints Without Feet book, class 10. The name of the lesson is The Making of a Scientist and it has been written by Robert Peterson. The story here is about Richard Ebright. He did not have much to do in a small town and so collecting things was his hobby. He used to collect butterflies as a child in the kindergarten. Let's understand how this curious child who used to collect butterflies went on to become one of the greatest scientists of the world. रिचर्ड इब्राइट एंड उनके रूममेट ने पूरी दुनिया को एट द यंग एज ऑफ 22 सरप्राइज कर दिया जब उनकी थ्योरी ऑन हाउ सेल्स वर्क पब्लिश हो गई इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। इस वैल्यूएबल मैगजीन ने किसी भी कॉलेज स्टूडेंट का काम पहली बार पब्लिश किया था। रिचर्ड इब्राइट के लिए इट वाज वन ऑफ द मेनी अचीवमेंट्स दैट ही अचीव्ड लेटर इन हिज लाइफ। वे ऐसा कहते हैं कि ऑल दिस क्यूरियोसिटी स्टार्टेड विद बटरफ्लाइज। क्यूरियोसिटी बिकॉज अ साइंटिस्ट माइंड इज ऑलवेज अ क्यूरियस माइंड। एब्राइट पेंसिल्वेनिया में बड़े हुए एंड ही वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स। वे वहां पर ज्यादा कुछ नहीं कर पाते थे बिकॉज देयर वर वेरी लेस पीपल लिविंग देयर। वे कहते हैं कि उस छोटे से एरिया में लोगों की कमी की वजह से वे फ्रेंड्स के साथ फुटबॉल या बेसबॉल तो नहीं खेल पाते थे। द ओनली थिंग ही कुड डू वॉज कलेक्टिंग थिंग्स एंड सो उन्होंने वे जब केजी में थे तभी से बटरफ्लाइज फ्रॉग फॉसिल्स कलेक्ट करना शुरू कर दिया। ही ऑल्सो यूज टू कीप ऑन स्टेयरिंग स्टार्स एट नाइट, कभी कभी तो पूरी रात, एज ही वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन स्टडिंग एस्ट्रोनॉमी। इब्राइट हमेशा से क्यूरियस थे। उन्हें नई नई चीजें सीखने में काफी इंटरेस्ट था एंड ही हैड अ शार्प माइंड। उनकी मदर हमेशा उन्हें नई नई चीजें सीखने को एनकरेज किया करती थी। शी यूज टू टेक हिम ऑन लर्निंग ट्रिप्स, यूज टू बाय हिम टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप्स, कैमरास, माउंटिंग मटेरियल्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स, जिससे उन्हें नई चीजें सीखने में इंटरेस्ट बना रहे। His mother was his only friend until he went to school. And जब उन्होंने स्कूल जाना शुरू किया तो उनकी मदर उनके स्कूल फ्रेंड्स को घर पर बुलाती थी। वो उनकी मदर के साथ रात को देर तक जागते थे एंड दे यूज टू लर्न थिंग्स। इब्राइट जब थर्ड ग्रेड में थे तब उनके फादर की डेथ हो गई। उनकी मदर के लिए तो रिची जैसे पूरी एक अलग ही दुनिया थी। He was her support system. Most of the evenings वे दोनों साथ ही बिताते थे। अगर रिची को कुछ भी काम नहीं है एंड खाली बैठा है तो his mother would find some task for him to learn. उन्हें नई नई चीजें सीखना तो अच्छा लगता ही था। सो उनकी मदर जब उन्हें कुछ न कुछ नई चीज सीखने को देती थी तो उन्हें वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता था। वे एक काफी ब्राइट स्टूडेंट थे एंड क्लास में स्कोर भी अच्छा करते थे। ही वॉज ऑल्सो वेरी रेगुलर इन हिज डेली टास्क। नाउ जब वे सेकेंड क्लास में आए तब तक तो उन्होंने अपने आसपास के एरिया में पाए जाने वाले सभी 25 स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाइज को उन्होंने कलेक्ट कर लिया था। वो तो एक छोटा सा बच्चा था, उसे लगा कि बस इतनी ही तरह की बटरफ्लाइज की स्पीशीज होती है। बट जब उनकी मदर ने उन्हें द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स करके एक बुक गिफ्ट की तब उन्हें बटरफ्लाइज में इंटरेस्ट क्रिएट होने लगा एंड उन्हें बटरफ्लाइज के बारे में काफी सारी जानकारी मिली। द बुक टोल्ड हाउ द मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेटेड टू सेंट्रल अमेरिका एंड ये इब्राइट के लिए उसकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ एज दिस बुक टर्न्ड हिज क्यूरियोसिटी टुवर्ड्स साइंस। नाउ कनाडा में टोरंटो यूनिवर्सिटी है, वहां पर डॉक्टर फ्रेडरिक उर्खाट करके एक रिसर्च साइंटिस्ट थे। उन्होंने इस बुक के एंड में लिखा था कि रीडर्स डिफरेंट बटरफ्लाइज को टैग कर सकते हैं। टैग करना यानी बटरफ्लाइज के विंग्स के ऊपर छोटे छोटे स्टिकर्स लगा देना ताकि वे लोग ये स्टडी कर सके कि बटरफ्लाइज माइग्रेट होकर कहाँ जाती है। एब्राइट की मदर ने डॉक्टर उर्खाट को लिखा कि एब्राइट भी इस तरह से बटरफ्लाइज को टैग करना चाहता है एंड उन्होंने भी अलग अलग मोनार्क बटरफ्लाइज के विंग्स के ऊपर टैग्स लगाना शुरू कर दिया। उस बुक में ये भी लिखा था कि जिस किसी को भी ऐसी टैग्ड बटरफ्लाइज मिलती है वो उस बटरफ्लाई को डॉक्टर उर्खाट को भेज दे। नाउ बटरफ्लाई का भी एक पर्टिकुलर सीजन होता है जब बहुत ज्यादा मात्रा में बटरफ्लाइज दिखाई देने लगती है। इसी सीजन में बटरफ्लाइज को कलेक्ट किया जाता है। ये सीजन लेट समर में शुरू होता है एंड ये 6 वीक्स तक चलता है। आगे राइटर कहते हैं कि अगर कोई एक एक करके बटरफ्लाइज को चेस करेगा, उसका पीछा करेगा, तो वो ज्यादा बटरफ्लाइज कैच नहीं कर पाएगा। सो द नेक्स्ट स्टेप ही टुक वाज दैट ही डिसाइडेड टू रेज अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज इन हिज बेसमेंट।
एब्राइट फीमेल मोनार्क को पकड़ लेते थे एंड जब वो फीमेल एग ले करती थी तो वे उन एग्स को अपने बेसमेंट में बड़ा करते थे एंड उसके लाइफ साइकिल को स्टडी करते थे, कैसे वो एग से कैटरपिलर बनता है, देन प्यूपा डेवलप होता है एंड फाइनली बटरफ्लाई। बाद में वो इन बटरफ्लाइज के विंग्स को टैग करते थे एंड देन ही वुड लेट देम गो, जैसे डॉक्टर उरखाट करते थे। उनके बेसमेंट में उन्होंने काफी सालों तक थाउजेंड्स ऑफ मोनार्क्स को ग्रो किया था। जल्दी ही स्टार्टेड लूजिंग इंटरेस्ट इन दिस एक्टिविटी। बटरफ्लाइज को पकड़कर टैग करना, फिर उन्हें छोड़ना, ये सब उन्हें बड़ा ही स्लो एंड टायरिंग प्रोसेस लगता था। नाउ एब्राइट तो अपने बेसमेंट में बटरफ्लाइज को ग्रो करने लगे थे, सो वे काफी सारे बटरफ्लाइज को टैग भी करते थे। बट इतने सारे बटरफ्लाइज को टैग करने के बावजूद एक आध दो टैग्ड बटरफ्लाइज को ही लोग पकड़ पाते थे एंड वो भी वे जहां रहते थे उनके आसपास के एरिया तक ही। पता ही नहीं चल पाता था कि ये माइग्रेट होकर इतना एरिया ही कवर करती है कि और भी दूर जाती है। नाउ वे जब 7th क्लास में थे तब उन्होंने रीजनल साइंस फेयर में हिस्सा लिया एंड वो हार गए। अब इस फेयर में पार्टिसिपेट करने के बाद एब्राइट वाज वेरी सैड, क्योंकि उस फेयर में सभी ने कुछ न कुछ जीता था सिवाय एब्राइट के। बट इसी फेलियर ने उनके लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। नाउ इस फेयर में इब्राइट ने फ्रॉग के बॉडी के टिश्यूज को स्लाइड पर डिस्प्ले किए थे एंड पीपल कुड सी देम थ्रू अ माइक्रोस्कोप। बट इब्राइट ने ये नोटिस किया कि जो फेयर के विनर्स थे उन सब ने रियल एक्सपेरिमेंट्स किए थे, उन्होंने उन एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म किए थे। तब उन्हें ये समझ में आया कि रियल साइंस चीजें डिस्प्ले करने में नहीं समझ आता है, बट अगर उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं, उसे लाइव दिखाते हैं, तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। जैसे कि वॉल्केनो, सिर्फ पिक्चर्स डिस्प्ले करना एंड लाइव परफॉर्म करके बताना कि वॉल्केनो क्या है एंड किस तरह से होता है, तो फर्क तो पड़ता है। जब रिचर्ड इस फेयर में हार गए तो उनमें वो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जाग उठी। उन्होंने तभी डिसाइड कर लिया कि नेक्स्ट ईयर के फेयर में पार्टिसिपेट करके कुछ रियल एक्सपेरिमेंट शो करके बताना पड़ेगा। नाउ द पॉइंट वाज कि कौन से टॉपिक पर एक्सपेरिमेंट किया जाए, तो नेचुरली हम तो वही चूज करेंगे जिसमें हम माहिर हो। अब इतने सालों से रिचर्ड ने तो बटरफ्लाइज पर ही काम किया था एंड दैट वाज हिज स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट। ही न्यू एवरीथिंग अबाउट दोज ब्यूटीफुल इंसेक्ट्स। सो उन्होंने डॉक्टर उरखाट को मेल किया एंड उनसे आइडियाज मांगे कि किस किस तरह के वे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं इंसेक्ट्स के रिलेटेड। एंड डॉक्टर उरखाट ने तो उन्हें ढेर सारे आइडियाज भेज दिए, स्टैक ऑफ सजेशंस यानी पाइल ऑफ सजेशंस। नाउ एब्राइट को तो इतने सारे आइडियाज एंड सजेशंस मिले थे कि इट केप्ट हिम बिजी ऑल थ्रू हिज हाई स्कूल। एंड इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स को लेकर जब उन्होंने अलग अलग रीजनल फेयर्स में एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर्स में पार्टिसिपेट किया तो उन्हें हर जगह से प्राइज मिले। नाउ जब रिचर्ड 8th क्लास में थे तब उन्हें ये पता चला कि मोनार्क कैटरपिलर्स हर थोड़े साल में किसी वायरल डिसीज की वजह से मर जाते हैं एंड उन्होंने इस वायरल डिसीज का रीजन ढूंढने की कोशिश की। एब्राइट को लगा कि ये जो भी वायरल डिसीज की वजह से जो मोनार्क्स मर जाते हैं, इट वाज बीइंग ट्रांसमिटेड थ्रू बीटल्स एंड सो ही स्टार्टेड रेजिंग कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स। बट कैटरपिलर्स को तो कुछ नहीं हुआ, विच मीन्स कि बीटल की वजह से कैटरपिलर नहीं मर रहे थे। सो इब्राइट ने यही एक्सपेरिमेंट नेक्स्ट ईयर फेयर में प्रेजेंट किया एंड इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उन्हें प्राइज भी मिला। अभी भी द एग्जैक्ट रीजन फॉर कैटरपिलर्स डेथ वाज नॉट नोन, बट एटलीस्ट उन्होंने ये प्रूव कर दिया था कि बीटल्स वर नॉट द रीजन फॉर कैटरपिलर्स डेथ। नाउ नेक्स्ट ईयर के साइंस फेयर में एब्राइट को ये थ्योरी प्रूव करनी थी कि वाइसरॉय बटरफ्लाइज मोनार्क बटरफ्लाइज को कॉपी करते हैं। ये वाइसरॉय बटरफ्लाइज मोनार्क बटरफ्लाइज के जैसे ही दिखते हैं। नाउ जो बर्ड्स होते हैं वे तो मैक्सिमम तरह के इंसेक्ट्स खाते हैं, राइट? बट फिर भी बर्ड्स को मोनार्क बटरफ्लाइज टेस्टी नहीं लगते जितने की वाइसरॉय बटरफ्लाइज। एंड सो ये वाइसरॉय बटरफ्लाइज क्या करते हैं कि बर्ड्स से बचने के लिए वे उनका डिनर ना बने, इसके लिए ये बटरफ्लाइज मोनार्क बटरफ्लाइज की कॉपी करते हैं। एंड इसी एक्सपेरिमेंट को रिचर्ड ने एक्सपेरिमेंट द्वारा प्रूव करने की कोशिश की। नाउ एब्राइट का जो एक्सपेरिमेंट था उसमें उसे ये प्रूव करना था कि बर्ड्स मोनार्क बटरफ्लाइज को खाती है या नहीं खाती। एंड उन्होंने ये नोटिस किया कि जो स्टार्लिंग करके बर्ड है वो आम बर्ड्स वाला खाना नहीं खाती,
नाउ इब्राइट ने अपने एक्सपेरिमेंट में ये प्रूव किया कि जो स्टार्लिंग बर्ड है वो सारी की सारी मोनार्क बटरफ्लाइज को खा जाती है। बट बाद में कई लोगों ने इस पर एक्सपेरिमेंट्स किए एंड उन लोगों ने शो किया कि वाइस रॉयस मोनार्क्स की कॉपी करती है। नाउ रिचर्ड भी तो कब से यही प्रूव कर रहे थे। नाउ उस फेयर में उन्हें जोलॉजी डिवीजन में फर्स्ट रैंक मिला एंड पूरे के पूरे साइंस फेयर में रिचर्ड को थर्ड रैंक मिला। नाउ जब रिचर्ड हाई स्कूल के सेकेंड ईयर में थे तब उन्होंने एक रिसर्च शुरू की एंड उन्होंने अलग अलग तरह के इंसेक्ट के हार्मोन्स की डिस्कवरी की एंड ही फाउंड अबाउट एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन। आगे चलकर दिस थ्योरी लेड टू हिज न्यू थ्योरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स। रिचर्ड रिसर्च तो मोनार्क बटरफ्लाइज पर कर रहे थे। वे ये ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि जो मोनार्क प्यूपा होता है उनके ऊपर जो छोटे छोटे 12 गोल्ड स्पॉट्स होते हैं उसका क्या मतलब है, उसका क्या पर्पस है। मोनार्क प्यूपा यानी बटरफ्लाइज की लाइफ साइकिल 4 स्टेजेस में से पास होती है। सबसे पहले बटरफ्लाई एग ले करती है, देन दैट एग डेवलप्स इनटू अ कैटरपिलर, कैटरपिलर में से प्यूपा एंड देन फाइनली वो बटरफ्लाई बनती है। एब्राइट कहते हैं कि सब लोग ऐसा बिलीव करते थे कि ये स्पॉट्स सिर्फ ऑर्नामेंटल है, एक ब्यूटीफुल इंसेक्ट को और अट्रैक्टिव दिखाने के लिए नेचर ने उस पर ये टाइनी गोल्ड स्पॉट्स बनाए हैं, बाकी कोई उसका पर्पस नहीं है। बट डॉक्टर उर्खाट डिडंट बिलीव दिस। वे ऐसा मानते थे कि इन स्पॉट्स का बटरफ्लाई के डेवलपमेंट में कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूशन जरूर है। सो इसके ऊपर रिसर्च करने के लिए एब्राइट ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर एक डिवाइस बनाने की कोशिश की जो ये प्रूव कर सके कि ये जो गोल्डन कलर के टाइनी स्पॉट्स है वे ऐसा हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जो इन बटरफ्लाइज को डेवलप करने में एंड उन्हें बड़ी होने में मदद करती है। नाउ एब्राइट का ये जो प्रोजेक्ट था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हुआ। उन्हें फर्स्ट प्राइज मिला इन द काउंटी फेयर एंड इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में उन्हें एंट्री भी मिल गई एंड वहां पर उन्होंने जोलॉजी कैटेगरी में थर्ड प्लेस हासिल कर ली। अब जब रिचर्ड को इंटरनेशनल फेयर में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला तो इसके साथ साथ उन्हें वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च की एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी में काम करने का भी मौका मिला। एंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। ये एक वेल इक्विप्ड लेबोरेटरी थी इंसेक्ट्स के बारे में स्टडी एंड रिसर्च करने के लिए। अब एब्राइट ने जिस इंसेक्ट पर अपना काम शुरू किया था दैट इज मोनार्क प्यूपा, उसके ऊपर ही अपने एक्सपेरिमेंट्स कंटिन्यू रखे। इस तरह से उन्हें अपनी क्यूरियोसिटी फुलफिल करने का भी मौका मिला। उस साल रिचर्ड के प्रोजेक्ट को इंटरनेशनल साइंस फेयर में फर्स्ट प्राइज मिला एंड एक बार फिर से उन्हें समर वेकेशन में इस बड़ी एंड वेल इक्विप्ड लेबोरेटरी में काम करने का मौका मिला। अब अपने हाई स्कूल के फाइनल ईयर में एब्राइट अपने रिसर्च में एक स्टेप और आगे बढ़े। He grew cells from a monarch's wing in a culture. कल्चर यानी एक फिक्स एंड जरूरी टेम्परेचर वाला एरिया। सो उन्होंने मोनार्क बटरफ्लाइज के विंग्स को एक फिक्स टेम्परेचर वाले एरिया में ग्रो किया एंड उन्होंने ये समझने की कोशिश की कि इन बटरफ्लाइज के जो सेल्स है वे तभी डिवाइड होकर डेवलप करेंगे जब उन्हें ये पर्टिकुलर हार्मोन मिलेगा जो कि ये प्यूपा में पाए जाने वाले टाइनी गोल्ड स्पॉट्स रिलीज करते हैं। यानी कि मोनार्क प्यूपा के ऊपर ये जो टाइनी गोल्ड स्पॉट्स है वे एक तरह के हार्मोन्स रिलीज करते हैं जो सेल्स को डिवाइड होने में एंड ग्रो करने में हेल्पफुल होते हैं। नाउ रिचर्ड के इस प्रोजेक्ट के लिए उन्हें फर्स्ट प्राइज मिला फॉर जोलॉजी एट द इंटरनेशनल फेयर। अब ग्रेजुएशन के बाद का समर वेकेशन उन्होंने आर्मी लेबोरेटरी एंड लेबोरेटरी ऑफ द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में रिसर्च करके बिताया। उन्हें अब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया था। फ्रेशमैन यानी फर्स्ट ईयर के बाद जब समर वेकेशन की छुट्टियां आई तब वे एक बार फिर से डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की लेबोरेटरी में गए एंड देयर ही डिड मोर वर्क ऑन द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट के हार्मोन्स के ऊपर और रिसर्च की। सो एब्राइट ने इस वेल इक्विप्ड लेबोरेटरी में रिसर्च करके ये फाइंड आउट किया कि इस हार्मोन का केमिकल स्ट्रक्चर क्या है। 1.5 साल के बाद जब रिचर्ड जूनियर ईयर में थे तब उन्हें ये आइडिया मिला कि सेल लाइफ की थ्योरी क्या है। उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल होते हैं एंड ये आइडिया उन्हें तब स्ट्राइक हुआ जब वे हार्मोन के केमिकल स्ट्रक्चर की एक्सरे फोटोज देख रहे थे।
अब जब एब्राइट ने ये एक्सरे फोटोज देखी एंड उन्हें सेल के बारे में पता चला तो ही डिडंट शाउट यूरेका और इवन आई हैव गॉट इट। उन्होंने इतना बड़ा इन्वेंशन किया था बट फिर भी खुशी के मारे ये वर्ड्स वे नहीं चिल्लाए। यहाँ पे यूरेका वर्ड यूज किया गया है क्योंकि आर्किमिडीज एक ऐसे साइंटिस्ट थे कि जब भी वे कुछ इन्वेंट करते थे तो ही यूज्ड टू से यूरेका, दैट इज ही यूज्ड टू अनाउंस हिज विक्ट्री। हर एक सेल के अंदर डीएनए होता है जो किसी भी सेल के बारे में पूरी की पूरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। डीएनए से हमें यह भी पता चलता है कि ये सेल किस ऑर्गेनिज्म का है। अब जब रिचर्ड अपने इंसेक्ट हॉर्मोन्स के बारे में रिसर्च कर रहे थे तब उन्होंने उन एक्सरे फोटोज को देखकर बायोलॉजी के एक जबरदस्त पजल को सॉल्व कर दिया था। एंड वो पजल क्या था कि कोई भी सेल अपने डीएनए को कैसे पहचानता है। कोई भी सेल का डीएनए टेस्ट यानी उस सेल की पूरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन। सो ही सॉल्व्ड द मिस्ट्री ऑफ हाउ सेल्स रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए। एब्राइट ने ये रियलाइज किया कि जो डीएनए होता है वो हेरिडिटी को कंट्रोल करता है। हमारे जो भी फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, आदत है, ये सब हम डीएनए की वजह से हमारे पेरेंट्स के थ्रू इनहेरिट करते हैं। डीएनए ही डिसाइड करेगा कि कोई भी सेल क्या फंक्शन करेगा एंड हेंस डीएनए इज द ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ। नाउ एब्राइट एंड उनके कॉलेज के रूममेट जेम्स वोंग ने मिलकर सारी रात बैठकर पिक्चर्स बनाए, मॉलिक्यूल्स के प्लास्टिक मॉडल्स तैयार किए एंड ये समझाने की कोशिश की कि हाउ दिस इज पॉसिबल एंड लेटर दे रोट एंड एक्सप्लेन दैट थ्योरी ऑन द पेपर। जब रिचर्ड ने हाईएस्ट ऑनर्स के साथ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया तो जो उन्हें पहचानते थे दे वर नॉट एट ऑल सरप्राइज्ड बिकॉज उन्हें तो पता ही था कि रिचर्ड एक बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट था। इसके बाद एब्राइट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में एक ग्रेजुएट रिसर्चर बने एंड वहां पर भी वे अपनी थ्योरी को प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स करते थे। अब अगर एब्राइट की थ्योरी प्रूव हो जाती है तो ये एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट होगा हमारी लाइफ के प्रोसेसेस को समझने का एंड इट मे ऑल्सो गिव सम न्यू आइडियाज टू प्रिवेंट डिसीजेस लाइक कैंसर। इतनी बड़ी थ्योरी उन्होंने प्रूव की, ये किस तरह से पॉसिबल हुआ? बिकॉज ऑफ एब्राइट साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। उन्होंने जो बटरफ्लाइज को पकड़ने से शुरुआत की, बाद में मोनार्क के गोल्डन स्पॉट्स का क्या पर्पस है एंड देन उसके बाद में प्यूपा के बारे में, इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप क्यूरियोसिटी को प्रूव करते करते रिचर्ड ने अपना सबसे बड़ा अचीवमेंट एंड थ्योरी प्रूव कर दी, दैट इज द थ्योरी अबाउट सेल लाइफ, कि सेल एग्जिस्ट होते हैं एंड ये भी प्रूव कर दिया कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है एंड क्यों होता है। बचपन से ही रिचर्ड को साइंस में इंटरेस्ट था जब से उन्होंने बटरफ्लाइज को कलेक्ट करना शुरू कर दिया था, बट वे इतने ज्यादा भी इसमें इन्वॉल्व नहीं थे कि और सब फील्ड छूट जाए, यानी साइंस के अलावा उन्हें और फील्ड्स में भी इंटरेस्ट था। सिर्फ लैब में बैठकर एक्सपेरिमेंट्स करना ही उन्हें पसंद नहीं था। रिचर्ड एक बहुत ही अच्छे चैंपियन डिबेटर थे, एक अच्छे पब्लिक स्पीकर थे एंड उन्हें कैनो चलाना भी काफी अच्छे से आता था। सो हम कह सकते हैं कि रिचर्ड एक ऑल राउंडर थे, वे एक आउटडोर पर्सन थे। रिचर्ड एक बहुत ही अच्छे फोटोग्राफर भी थे, उन्हें पर्टिकुलरली नेचर एंड साइंटिफिक एग्जिबिट्स के फोटोग्राफ्स निकालना काफी अच्छा लगता था। रिचर्ड पढ़ाई में तो पहले से ही अच्छे थे, ही वॉज अ ए ग्रेड स्टूडेंट। उन्हें पढ़ाई में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, लर्निंग वॉज वेरी इजी गोइंग फॉर हिम एंड सो उनकी बची हुई एक्स्ट्रा एनर्जी वे डिबेट्स में लगा देते थे। उन्हें मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब को ज्वाइन करने में काफी इंटरेस्ट था। अब रिचर्ड किसी को पसंद भी करते थे, एडमायर भी करते थे एंड वो थे उनके सोशल स्टडीज के टीचर रिचर्ड वियरर। एब्राइट के अकॉर्डिंग मिस्टर वियरर उनके लिए एक परफेक्ट पर्सन थे क्योंकि वे उन्हें गाइड करते थे, एडवाइस करते थे एंड ही आल्सो ओपनड हिज माइंड टू न्यू आइडियाज। मिस्टर वियरर को भी एब्राइट काफी पसंद थे क्योंकि वे हर काम में हमेशा एक्स्ट्रा एफर्ट दिया करते थे। वे रिचर्ड को पसंद करते थे एंड उनसे खुश थे क्योंकि वे रात को 3-4 घंटे जागकर मेहनत करके डिबेट का टॉपिक तैयार करते थे, बटरफ्लाइज पर रिसर्च के ऊपर भी ध्यान देते थे एंड अपने बाकी इंटरेस्ट को भी फॉलो करते थे।
सो वेयरर कहना चाहते थे कि रिचर्ड बहुत ही हार्ड वर्किंग थे, मेहनतू थे एंड यही चीज उन्हें बहुत पसंद थी। आगे वे कहते हैं कि रिचर्ड में कॉम्पिटिटिव स्पिरिट भी थी, बट नॉट इन अ बैड सेंस। किसी को नुकसान पहुंचाकर खुद आके पहुंचने का वैसी उनकी सोच नहीं थी। वे किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते थे ताकि उसमें से वे कुछ अच्छा सीख सके, कुछ नया जानने को मिले। ही wanted to be the best at whatever he did, and this is the quality of a good scientist. एक अच्छे साइंटिस्ट के लिए द फर्स्ट थिंग इज ही शुड हैव फर्स्ट रेट माइंड। दिमाग तेज होना जरूरी है। सेकेंड थिंग इज क्यूरियोसिटी। क्यूरियस होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एक क्यूरियस माइंड ही कुछ नया खोज सकता है। एंड द थर्ड थिंग इज द विल टू विन। कुछ नया करने की, कुछ नया सीखने की इच्छा होना, एक कम्पिटिटिव स्पिरिट होना। इन तीन चीजों की वजह से ही एब्राइट बिकेम अ गुड साइंटिस्ट। जब से रिचर्ड ने ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क एक्स बुक पढ़ी है, इसकी वजह से उनके लिए साइंस की एक ऐसी दुनिया खुल गई कि उनकी साइंस की तरफ जो क्यूरियोसिटी थी वो कभी खत्म ही नहीं हुई। एंड इसी साइंटिफिक क्यूरियोसिटी की वजह से उन्होंने इतनी बड़ी थ्योरी डेवलप की, इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल किया। With this, we have come to an end of this lesson. For more videos, like, share, and subscribe my channel, Ignited Minds.